प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? चलो, उम्मीद करता हूँ कि करंट की ये सब क्लासेस आपको बहुत पसंद आ रही होंगी, चीज़ें आसानी से समझ में आ रही होंगी और एग्ज़ाम के लिए आप लोग इसके लिए तैयार हो रहे होंगे। उज्ज्वल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष चंद्राकर आप लोगों के लिए अभी लगातार करंट की क्लासेस लेते रहूँगा और मैंने बोला है कि लगभग ये 15 क्लासेस में, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। तो बच्चों से मैं ये अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि इन क्लासेस को आप अधिक लोगों तक जरूर पहुँचाइए। छत्तीसगढ़ पीएससी में अब जो करंट का जो वेटेज है, पिछले कुछ वर्षों में आप देख लीजिए, कम से कम 11-12 क्वेश्चन नेशनल करंट अफेयर्स और करीब 9-10 क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के। आप समझ लीजिए कि कम से कम 22 क्वेश्चन है ना, और उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, तो मिला के ये 25 से 30 क्वेश्चन जो सिर्फ आप 15 से 20 दिन की क्लास में तैयार कर सकते हैं। और ये कई सब्जेक्ट जो हम साल भर तैयार करते हैं उनकी तुलना में आपको बहुत आसान पड़ने वाला है। तो जिन बच्चों का एग्जाम्स कुछ नंबर के कारण हर साल जो रुक जा रहा है, तो वो इस करंट की क्लासेस पर फोकस कर लें। मैं यकीन दिला रहा हूँ कि मैं आपको क्लास में ही याद करा दूंगा। आप कहीं पर भी बैठे हों, ठीक है, आप छत्तीसगढ़ के किसी भी स्थान पर बैठे हों, आप लोगों की क्लास ऐसे ही याद हो जाएगी, क्लास में ही याद हो जाएगी। ठीक, आप फोकस होकर एक बार सुनिए, उसके बाद उसको लिखने पे जाइएगा। क्लियर? तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था फेमस जो लोकेशंस हैं, है ना। जैसे उसमें मैंने आपको दिल्ली में 5-6 जो सम्मेलन हुए हैं, है ना, जैसे आपका रेशम सम्मेलन हुआ है, सतत विकास सम्मेलन हुआ है, नदी महोत्सव हुआ है आपका, उसके अलावा फिर जैसे नदी महोत्सव हुआ आपका, बौद्ध सम्मेलन, सबसे इंपॉर्टेंट बौद्ध सम्मेलन में से पहला बौद्ध सम्मेलन था। तो ये सारी चीज़ें, फिर बॉम्बे में हम लोगों ने 3 चीज़ों को देखा। अंतर्राष्ट्रीय नौवहन सम्मेलन हो गया, मसाला कांग्रेस हो गया, आईयूसी की बैठक हो गई, द्वारिका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस हो गया, सूरत में आपका डायमंड बोर्स सबसे बड़ी आपकी बिल्डिंग हो गई, है ना। उसके बाद गांधीनगर में सेमिकॉन महोत्सव हो गया। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने देखते चले थे। ठीक है, फिर वो लखनऊ में 2 चीज़ें, शहीद स्मारक और आपका रेलवे संग्रहालय, और आपका 109वां विज्ञान कांग्रेस। देहरादून इंपॉर्टेंट है, पहला ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस, याद रखिएगा। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ठीक है। नागपुर में आपका 108 पिछले साल वाला 2023 वाला विज्ञान कांग्रेस हुआ था। मामल्लपुरम में आपका हरित ऊर्जा से रोशन पहला आपका पुरातात्विक स्थल। गोवा में लाइट हाउस महोत्सव, धारवाड़ में आपका युवा महोत्सव, इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस, फिर वो स्मार्ट सिटी में शामिल, फिर वो आपका अंतर्राष्ट्रीय वायु संरक्षण मतलब वायु सर्वेक्षण में देश में प्रथम स्थान पर। तो इंदौर तो 2-3 चीजों के लिए फेमस है ना। तो ये सारी चीजें आप याद रखिए। वायुसेना हेरिटेज सेंटर आपका चंडीगढ़, है ना। तो ये अच्छा, 2 चीजें और थी जो उस दिन रह गई थी, वो एक है मिलेट ईयर है, तो श्री अन्न महोत्सव, ठीक है, श्री अन्न नाम दिया गया है मिलेट्स को। तो श्री अन्न महोत्सव याद कीजिएगा आप, जोधपुर में, ठीक है, राजस्थान में जोधपुर, अरावली पहाड़ों के उस पार। और आपका कृषि महोत्सव, राष्ट्रीय कृषि महोत्सव होगा कोटा में, अरावली पहाड़ों के इस पार। ये 2 लोकेशन उस दिन रह गई थी, ठीक है, लास्ट क्लास में रह गई थी। तो ये लोकेशन के नाम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका श्री अन्न महोत्सव, इसको जरूर ध्यान कीजिएगा। तो अब हम आज की क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और फिर अगली चीजों को हम लोग नोट करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। तो आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में मैं मिसलेनियस पढ़ाने वाला हूँ। अब मिसलेनियस से बहुत सारी चीजें आएंगी लगातार, एक के बाद एक। तो इसमें सबसे पहले हम ध्यान कर लेते हैं बाघ जनगणना। बाघ जो टाइगर है उसका जो सेंसस हुआ है, तो ये 1973 टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। 1973 से टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद ये अभी तक की अगर बोलेंगे तो ये 5वीं गणना है, ठीक है। कूट में जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही आएंगे। अभी तक की ये कौन सी गणना है? 5वीं, 5th नंबर का ये सेंसस है। तो इसमें एक एवरेज निकाला जाता है कि मिनिमम बाघ कितने हैं और मैक्सिमम बाघ कितने हैं। तो मिनिमम है हमारे पास 3167, मैक्सिमम है 3925, और एवरेज जो है इन दोनों का जो औसत जो निकाल के बताया गया है वो है 3682। हमारे पास बाघों की संख्या है ये 3682, 3682। ये ध्यान कीजिएगा
इसकी पिछली गणना में ये था आपका 2987 समथिंग था, ठीक है। इसका डेटा नहीं पूछेगा, पर बस यहां से, ठीक है, कि 24% की वृद्धि हुई है। ये टोटल 4 साल में 24% की वृद्धि हुई है ना, 4 साल में हो रहा है ये गणना, तो 24% की वृद्धि हुई। इसी को वार्षिक वृद्धि दर के रूप में 6.1% कुछ माना गया, ये ध्यान कीजिएगा। 6.1% जो कई जगह लिखा मिल रहा है वो ईयरली है, लेकिन अगर पिछली गणना से अगर मानोगे तो आप ये लगभग 24% की वृद्धि हुई है। ये हमारा औसत है, ठीक। तो देश के कई राज्यों में तो बढ़ा है, पर छत्तीसगढ़ में घट गया है, ठीक। सर्वाधिक बाघ अगर हम लोग देखेंगे, तो अगर राज्य लें तो एमपी, कर्नाटक, ठीक है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सीरियल ध्यान कीजिएगा। अगर हम लोग नेशनल पार्क देखेंगे तो सर्वाधिक बाघ हमारे पास है जिम कॉर्बेट में, ठीक है। ये सारे कूट वाले क्वेश्चन यहां से बनने वाले हैं आपसे। जिम कॉर्बेट, नागरहोल और बांदीपुर, ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर जाकर आएगा आपका बांधवगढ़, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एमपी और कर्नाटक, एमपी और जिम कॉर्बेट, यही दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिम कॉर्बेट, ठीक है, और मध्य प्रदेश। और अगर देखेंगे हम तो छत्तीसगढ़ में अगर बोलेंगे तो 19 पहले थे और छत्तीसगढ़ में घटकर कितना हो गया, 17। तो जहां जहां घटे हैं वो राज्य है हमारे पास छत्तीसगढ़, हमारे पड़ोसी उड़ीसा, हमारा पड़ोसी झारखंड, हमारा पड़ोसी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हमारा एक पड़ोसी झारखंड और हमारा एक पड़ोसी तेलंगाना, ये सब जगह घटे हैं। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, ये 5 स्टेट ऐसे हैं जहां पर बाघों की संख्या घटी है, ठीक है। तो ये बाघ जनगणना ध्यान कीजिएगा। और इसके अलावा एक अंतरराष्ट्रीय संस्था की घोषणा की गई है मोदी जी द्वारा मैसूर में, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इनको बिग कैट कहा गया है, IBCA। एक बड़ी संस्था के गठन की घोषणा की गई है बाघों के संरक्षण के लिए। तो इतनी चीजें याद रखिए आप बाघ जनगणना में। 1973 से स्टार्ट है, 5वीं गणना रही अभी तक, मिनिमम 3167, मैक्सिमम 3925। औसत जो है ये है। पिछली गणना में कितना था वो हमारा काम का नहीं है, 24% की वृद्धि हुई। सबसे ज्यादा बाघ अगर पूछेगा तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आपका तमिलनाडु। फिर नेशनल पार्क में अगर बोलेगा तो जिम कॉर्बेट, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपका बांदीपुर, नागरहोल और फिर बांधवगढ़। छत्तीसगढ़ में आपका 19 से घट के 17 हो गया, छत्तीसगढ़ में घटा है, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में भी सब में घट गया, ठीक। फिर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर भी घटा है। और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस अगर बोलेंगे हम तो ये फिर गठन की घोषणा की गई है इस साल। तो आज की क्लास थोड़ी फास्ट रहने वाली है, आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि आज मुझको बहुत सारा एरिया पढ़ाना है। अगली क्लास में मैं इंटरनेशनल स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक। फिर यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था जो विश्व भर में संस्कृति एवं कला का संरक्षण करती है। तो यूनेस्को कुछ चीजों को घोषित करती है, तो उसमें 3 चीजों का ध्यान रखना है हमको, 3 चीजों का हमको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो है, यूनेस्को ने इस साल भारत में जो यूनेस्को विश्व विरासत सूची में 2 स्थानों को उन्होंने शामिल किया है। पहला स्थान है शांति निकेतन 41st, और दूसरा है ये आपका हेलोविड के मंदिर, ठीक है। इसमें 2-3 मंदिर है, समूह है, एक बेलूर है, होयसलेश्वर है, सोमनाथपुर है, 3 मंदिर है, ठीक है। होयलेश्वर समूह, कुछ जगह पर ऐसे भी लिखा हुआ है हेलोविड समूह, कुछ जगहों पर ऐसा लिखा हुआ है। शांति निकेतन की स्थापना ध्यान कर लीजिएगा 1863 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं की है, हम लगातार उन्हीं का नाम पढ़ते आए हैं, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये आपका हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपका करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब शांति निकेतन। फिर 42nd है आपका हेलोविड मंदिर कर्नाटक में, जो मंदिरों का समूह है, ये विश्व विरासत सूची में हर साल ये
ऐसी मशहूर इमारतों को, जंगलों को, बिल्डिंग्स को, ठीक है, या और कोई भी चीज है उसको ये शामिल करते हैं विश्व विरासत सूची में। तो भारत में सबसे पहले जो विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ था वो था लाल किला, लेकिन आगरा का लाल किला 1983 में, ठीक है, 1983 में वो शामिल हुआ था। धीरे 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 स्थान बढ़ते गए और आज की डेट में कितने हो गए हमारे पास 42 स्थान। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट है यूनेस्को का, ये घोषित करते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ऐसी विरासत जो दिखाई नहीं देती पर समझ में आती है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। तो भारत में 15 नंबर में शामिल हुआ है गुजरात का गरबा, गुजरात का गरबा, ठीक है, गुजरात का गरबा। जैसे ये तो दिखाई देने वाली चीजें हैं, ये बिल्डिंग है, ये भी बिल्डिंग्स हैं। अमूर्त यानी जो चीजें लोगों की संस्कृति में रच बस गई है, कोई फिजिकल रूप नहीं है, जैसे कुंभ मेला, ठीक है, रामलीला, आपका कालबेलिया महोत्सव। तो ऐसे अब भारत का 15वां जो शामिल हुआ है वो है गुजरात का गरबा, इसमें 15 शामिल है। तीसरा है यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी की घोषणा की जाती है, यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी की घोषणा की जाती है हर 2 साल में। तो सबसे पहले 2015, 17, 19, 21 और अब 23, 5 साल। 15 से स्टार्ट करना है, 15, 17, 19, 21 और 23, टोटल 7 श्रेणी में घोषित किया जाता है। 7 श्रेणी में से सबसे पहले 2015 में आप स्टार्ट करो नॉर्थ इंडिया से, जयपुर और आपका वाराणसी। तो जयपुर में शिल्प एवं लोक कला, वाराणसी में आपका संगीत। फिर आ जाओ आप साउथ में, चेन्नई में, ठीक है, 2 शहर 1 शहर, 2 शहर 1 शहर, फिर 2 शहर, ऐसे याद होगा आप लोग। तो 2 3 6 और 1 7 और 1 8। 15 में 2 शहर, 17 में 1 शहर, 19 में 2 शहर, 21 में 1 शहर, 23 में 2 शहर, ऐसे याद होगा आप लोगों को। 7 श्रेणी है, ठीक। तो सबसे पहले जयपुर वाराणसी शिल्प एवं लोक कला, जयपुर वाराणसी संगीत। फिर चेन्नई अगेन संगीत 2017। फिर 2019 में आ जाएगा आपका हैदराबाद और बॉम्बे अगल बगल, मतलब प्रायद्वीप में अगल बगल। तो हैदराबाद है गैस्ट्रोनॉमी और बॉम्बे है आपका फिल्म के लिए फेमस है। फिर 2021 में श्रीनगर सिंगल 1 शिल्प एवं लोक कला, और 2023 में है आपका ग्वालियर संगीत के लिए, और कोझिकोड एक शहर है वो है आपका साहित्य के लिए। तो 2015, 2017, 2019, 2021 और आपका 2023, 15 से स्टार्ट किया है। टोटल 7 श्रेणी में ये क्रिएटिव सिटी का अवार्ड देता है। तो आपका जयपुर और बनारस, फिर कहाँ बोला मैंने, चेन्नई। फिर 19 में आ जाओ आप ऊपर, चलो वापस इंडिया के मैप में, हैदराबाद और आपका मुंबई। फिर और ऊपर चलो आप श्रीनगर, मैप में ध्यान करते चलना कहाँ कहाँ का मैं बोल रहा हूँ। फिर वापस नीचे आओ ग्वालियर, और फिर नीचे चले जाओ आप कोझिकोड, ठीक है, फिर नीचे चले जाओ आप कोझिकोड। तो आप इनको ध्यान कर लीजिए। जयपुर जो मैंने बताया आपको, जयपुर की श्रेणी में शामिल है आपका शिल्प एवं लोक कला, आप लोग लिखते चलिएगा, शिल्प एवं लोक कला। ये आपका संगीत, अगेन संगीत। यहां से क्वेश्चन आएगा अगर यूनेस्को में तो बस यही 3 एरिया है करंट के लिए। मुंबई आपका फिल्म, श्रीनगर शिल्प एवं लोक कला। तो ये मैचिंग के लिए बिल्कुल डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, ये कौन कौन सा किस श्रेणी में है। ग्वालियर आपका संगीत, ग्वालियर घराना। कोझिकोड आपका साहित्य। तो साहित्य की श्रेणी में पहली बार अवार्ड मिला है, देख लीजिए। तो ये है आपका यूनेस्को। उम्मीद है याद कर रहा हूँ, फटाफट याद करना है। आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें शामिल है। आज की क्लास में ऐसे छोटे छोटे मिसलेनियस बहुत सारे डेटा है मेरे पास इंडिया से रिलेटेड। फिर हमारे पास है तीसरा विश्व जनसंख्या रिपोर्ट। थर्ड है हमारे पास विश्व जनसंख्या रिपोर्ट।
वर्ल्ड लेवल पर जनसंख्या रिपोर्ट जारी की गई है 19 अप्रैल 23 को, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, जिसमें बताया गया था कि कुछ दिन बाद भारत की जनसंख्या टॉप कर लेगी चाइना को पीछे छोड़ के। तो वो 24 अप्रैल को हम लोगों ने टॉप किया है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है 2050 तक भारत की जनसंख्या, ये इन्होंने बोला है कितनी हो जाएगी लगभग। ठीक है, 166.1 करोड़ है, मैं नियर का लिख रहा हूँ ना, 167 करोड़। और इसमें सर्वाधिक जो रहेंगे वो 15 से 14 आयु वर्ग के समूह, 15 से 64 उम्र के लोग, ये लगभग 68% होने वाले हैं। जनांकिकी लाभांश जो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है कि एक इससे कम उम्र के बच्चे क्या होते हैं, कार्यशील नहीं होते, उनको काम में नहीं माना जाता। इनके ऊपर भी जो आयु है सीनियर सिटीजन्स, उनको काम में नहीं माना जाता। जिस देश के पास ये एरिया काम करने वाले लोग सर्वाधिक होंगे उसको बोलेंगे जनांकिकी लाभांश। तो भारत इसमें बहुत अच्छे स्थान पर रहने वाला है अगले कुछ वर्षों में। फिर 2019 का भारत में जो जीवन प्रत्याशा जो बोला गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि एवरेज एक इंसान कितना जीता है, तो 72.8 ईयर्स ये बोला गया है, जिसमें मेल का कम है 69 पॉइंट समथिंग और फीमेल का 74 पॉइंट समथिंग। तो एवरेज आपको पूछेगा। और अभी जो जनसंख्या है तो पहला है भारत, चीन, थर्ड यूएसए, फोर्थ इंडोनेशिया। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, काम का है विश्व जनसंख्या रिपोर्ट में। तो विश्व जनसंख्या रिपोर्ट में इतनी चीजें हमारे पास सफिशिएंट है, इतने को आप नोट कीजिए, ये आपके बहुत ज़्यादा काम का है। और फटाफट चलते हैं आगे। ठीक है, अच्छी क्लास में मुझको बहुत सारा पढ़ाना है। आप लोग पास वैसे ही आप दिन भर इधर उधर कुछ न कुछ अगर क्लासेस देख रहे हैं तो डेटा वैसे ही ख़त्म हो जाता है। इस क्लास को मुझको जल्दी खत्म करना है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट है सारा मिसलेनियस। ठीक है, चौथा फिर हम लोग लेते हैं, भारत सरकार ने एक नया अवार्ड घोषित किया है विज्ञान के फील्ड में अवार्ड। तो ये क्रॉस मैचिंग के लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इस साल। एक है विज्ञान रत्न, फिर दूसरा है आपका विज्ञान श्री, तीसरा है आपका विज्ञान युवा, और चौथा है आपका विज्ञान टीम। ठीक है, ये क्रॉस मैचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। रत्न लिख गया, भारत रत्न टाइप याद कर लेना, आजीवन उपलब्धि, बस विज्ञान के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि के लिए विज्ञान रत्न अवार्ड। बस विज्ञान श्री ये आपका पर्टिकुलर कोई एक विशिष्ट उपलब्धि के लिए, विशिष्ट उपलब्धि के लिए। ठीक है, विज्ञान श्री जैसे पद्मश्री होता है वैसे। फिर विज्ञान युवा 45 वर्ष से कम आयु का वैज्ञानिक और उसका कोई विशिष्ट उपलब्धि, इस व्यक्ति का कोई विशिष्ट उपलब्धि अगर है तो इसको मिल जाएगा आपका विज्ञान युवा। और इसके लिए जो अवार्ड जो बोला गया है वो वैज्ञानिक का नाम है आपका, ठीक है, अबुल कलाम आजाद या होमी जहांगीर भाभा या आपका साइंस से रिलेटेड और कोई फेमस पर्सनालिटी नहीं, बल्कि शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ये ध्यान कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। फिर विज्ञान टीम कम से कम 3 लोगों का समूह होना चाहिए। और इनको क्यों अवार्ड देना चाहिए? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में अच्छा अगर कुछ कर रहे हैं इनको विज्ञान टीम का अवार्ड। तो 4 नए अवार्ड भारत सरकार द्वारा घोषित, विज्ञान रत्न, लाइफ टाइम, विज्ञान श्री, एक विशिष्ट उपलब्धि, विज्ञान युवा आपका 45 से कम उम्र का वैज्ञानिक, और फिर आपका विज्ञान टीम। तो ये चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थर्ड था। अब फिर मिसलेनियस में आते हैं हम। ठीक है, ये बड़ी बड़ी 3 चीजें हैं जो मैं पढ़ा लिया। फिर आपके पास आएगा एक है अभियान, है ना,
कुछ कुछ अभियान जो चलाया गया, तो ऑपरेशंस जो है अभियान या ऑपरेशंस, तो देखो यूक्रेन हमारे ऊपर है, नॉर्थ में है इंडिया के, तो यहाँ पर है ऑपरेशन आपका गंगा देश, आपका सूडान में कावेरी नदी बहेगी, ऐसे याद कर लेना, यूक्रेन में गंगा, सूडान में कावेरी, दो नदियों का नाम है, इस नाम से ऑपरेशन चलाया जाएगा। ऑपरेशन इजराइल, ऑपरेशन अजय इजराइल में, और चौथा आपका तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन दोस्ती, तुर्की और सीरिया में ऑपरेशन दोस्ती। ये 4 ऑपरेशन हैं जो भारत के बाहर चलाए गए। ठीक है, सिलक्यारा वाले में जो है ऑपरेशन जिंदगी है ना, जो बचाया गया वहां पर। अभी सिलक्यारा के नेशनल हाईवे ध्यान करना इंपॉर्टेंट है, बड़कोट और सिलक्यारा को जोड़ता है नेशनल हाईवे नंबर 134, और हैदराबाद की नवयुग कंपनी बना रही थी उसको। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे वाले जो लोग हैं वो इन्वॉल्व है उसमें, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम आउटसोर्सिंग पर दिया गया, तो हैदराबाद की नवयुग कंपनी। ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम बनाया हमारे यहाँ जब, तो उसका नाम पूछा है सीएमओ के पेपर में, कौन सी कंपनी बना रही थी, तो अभी जो चर्चा में है वो पूछेगा। ठीक है, अभी मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ, आप बस ऐसे ध्यान कर लीजिएगा। फिर एक तो ये बाहर के अभियान हो गया, फिर भारत में एक मेरी माटी मेरा अभिमान। ठीक, मेरी माटी मेरा अभिमान, ये एक वो लॉन्च किया गया था आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर मेरी माटी मेरा अभिमान। ठीक है, ये एक आपका 1000 दिन का ये अमृत महोत्सव चला है, तो इसमें एक अभियान चलाया गया है इसके समापन के लिए, है ना, मेरी माटी मेरा अभियान। और इसके तहत फिर सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है और सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय चुना गया है, राज्य या यूनियन टेरिटरी। तो नंबर 1 पर है आपका जम्मू कश्मीर, मंत्रालय में है आपका टॉप पर विदेश मंत्रालय। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव जो हम लोग लगभग 3 साल से चला रहे थे 2021 से, तो 23 में भी अगस्त में जब समाप्त हुआ है तो एक अभियान चलाया गया मेरी माटी मेरा अभिमान। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य पिछले 3 साल में ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, और आपका सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय है आपका, वो रहा है आपका विदेश मंत्रालय। तो बस ऐसे ही फटाफट बस आज नोट करते चलिए, क्योंकि बहुत सारा मिसलेनियस है मेरे पास आज। फिर स्मार्ट सिटी सर्वेक्षण, स्मार्ट सिटी सर्वेक्षण है ना, स्वच्छ भारत स्वच्छता सर्वेक्षण एक अलग चीज है। स्मार्ट सिटी सर्वेक्षण में राज्य को नाम दिया गया है, तो राज्य में टॉप एमपी, शहर में टॉप आपका इंदौर, शहर में टॉप आपका इंदौर, राज्य में टॉप आपका कौन सा रहेगा, मध्य प्रदेश, शहरों में टॉप आपका रहेगा इंदौर, फिर आगरा, फिर आपका सूरत। ठीक है, इंदौर, फिर आगरा, फिर आपका इंदौर, सूरत, और फिर आपका आगरा, और इसमें मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर यूपी। ठीक है, स्मार्ट सिटी का टॉप बच्चों पूछेगा बस आपसे, सारा कुछ तो नहीं पूछने वाला। फिर यही ध्यान कर लीजिए, एक और है आपका स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में नंबर 1 अगेन इंदौर, और नंबर 2 पर यहां पर आ जाएगा आपका आगरा। ठीक है, नंबर 2 पर यहां पर हो जाएगा आपका आगरा। तो इतनी चीजों को बस आप ध्यान रखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण और ये। फिर मिसलेनियस में एक और चीज है आपका, एक नया बोर्ड का गठन किया गया है जिसका नाम है
राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन क्यों किया जाता है ऐसे? तो कमर्शियल क्रॉप के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसका रिसर्च, उसका डेवलपमेंट, उसका उत्पादन, उसका मार्केटिंग, उसका प्रसंस्करण, है ना, उसको रिफाइन करना और फिर उसको बेचना, मतलब कुल मिलाकर हल्दी के उत्पादन को बढ़ाना, उसके मार्केटिंग को बढ़ाना। तो एक नए बोर्ड का गठन किया गया, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन। नेशनल लेवल पर हल्दी बोर्ड का गठन, भारत सरकार को लगता है हल्दी अच्छी काम की चीज है, ठीक है, तो इसको बढ़ावा देना चाहिए। और छत्तीसगढ़ लेवल पर महुआ बोर्ड का गठन, छत्तीसगढ़ लेवल पर अभी कुछ समय पहले महुआ बोर्ड का गठन किया गया है ना, महुआ के प्रसंस्करण और महुआ को बढ़ावा देने के लिए। तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन है, तो हम हमारे पास हल्दी का उत्पादन देख लेते हैं ना। उत्पादन में हमारे पास महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक और फिर तेलंगाना, ठीक है, सबके सब स्टेट वहीं वहीं पे आसपास, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपका तेलंगाना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज ध्यान करिएगा, भारत में जो 6.5 लाख गांव हैं, 6.5 लाख गांव कहीं ना कहीं किसी न किसी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो 6.5 लाख गांवों के कल्चरल मैपिंग के लिए, सांस्कृतिक मानचित्रण के लिए, सांस्कृतिक मानचित्रण हेतु एक योजना लॉन्च की गई है, मेरा गांव मेरी धरोहर, ठीक है, वो मेरा गांव मेरा अभियान था, मेरा देश मेरा अभिमान, ये है मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर योजना एक लॉन्च की है, ठीक है। इसके अलावा एक है धरती माता की उर्वरता बनाए रखने के लिए, धरती माता की उर्वरता बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री प्रणाम कार्यक्रम, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रधानमंत्री प्रणाम कार्यक्रम, ठीक है। तो देखिए स्मार्ट सिटी का जो सर्वेक्षण है उसमें मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, यूपी, शहरों में इंदौर, सूरत, आगरा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में बदल जाएगा इंदौर और आगरा। एक नेशनल हल्दी बोर्ड का गठन, सर्वाधिक हल्दी होता है आपका महाराष्ट्र, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। फिर 6.5 लाख गाँवों के सांस्कृतिक मानचित्रण के लिए मेरा गाँव मेरी धरोहर योजना, और धरती माता की उर्वरता को बनाए रखने के लिए पीएम प्रणाम कार्यक्रम एक लॉन्च किया गया है इसके अंतर्गत, ठीक है, इसके अंतर्गत। तो एक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। फिर एक इंटरनेशनल रैंकिंग पे चलते हैं, उसको हम इंडिया से कनेक्ट करते हैं। टाइम्स पत्रिका ने विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की। टाइम्स जो है वो बोलता है दुनिया की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिला, तो ये नंबर 1 पर दिया है इसने उर्सुला डॉनवेर, ये यूरोपीय संघ की अध्यक्ष है, इनका नाम ध्यान करना, यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला डॉनवेर। हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो 4 नाम हैं हमारे पास, रैंकिंग बिल्कुल पूछा जाएगा, मतलब मैचिंग क्या क्या काम करते हैं ये, तो इनके बारे में आप जानते हो। दूसरा नाम है रोशनी नडार, तीसरा नाम है सोमा मंडल, और चौथा नाम है आपका किरण मजूमदार शॉ। तो ये तो आपका फाइनेंस मिनिस्टर, रोशनी नडार HCL ग्रुप, सोमा मंडल सेल की चेयरपर्सन, और किरण मजूमदार शॉ आपका बायोकॉन। छत्तीसगढ़ पीएससी कई बार इस एरिया से क्वेश्चन ले चुके हैं ना, मैचिंग का, मैचिंग आएगा तो यहीं से आएगा,
ठीक है, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली 100 महिलाएं। उर्सुला डॉन वेर टॉप 1 है। भारत से 4 महिलाओं को लिया गया है और ये भी जनवरी में आया है। तो ये आपके काम का है। तो टाइम्स पत्रिका अगर नहीं होती, भारत के पतियों को अगर पूछा जाता सर्वाधिक शक्तिशाली महिला कौन है, तो वो किसका नाम लेते? आप जानते ही हो। ठीक है, अपनी अपनी घरवाली का नाम लेते हैं हम लोग। फिर 2 समिति हमारे पास इंपॉर्टेंट है। 2 समिति हमारे पास इंपॉर्टेंट है। पहला है मणिपुर हिंसा जांच। ठीक है, अभी ये सब क्वेश्चंस में आ रहे हैं अभी, है ना। तो अजय लांबा कमेटी। और दूसरा है आपका वन नेशन वन इलेक्शन। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी है। देखिए, मिसलेनियस है, लगातार आप याद करते चलिए, लिखते चलिए, याद करते चलिए। इसमें टाइम लगेगा आप लोगों को। ठीक है, इसमें आप लोगों को टाइम लगेगा। मैं बस आप लोगों को इन चीज़ों को मैं बताते चल रहा हूँ। ठीक है, इन चीज़ों को आपको मैं बताते चल रहा हूँ। फिर थोड़ा हम जाते हैं इस पे डिफेंस और टेक्नोलॉजी पर। तो 2-4 नाम है हमारे पास इम्पोर्टेंट। एक नाम है एरावत, एक नाम है मेगाट्रॉपिक्स, एक नाम है निराक्षी। ठीक है, चंद्रयान और आदित्य तो ठीक है, वहां से तो आप लोग रेडी होंगे ही। एरावत, मेगाट्रॉपिक्स, निराक्षी, मत्स्य 6000। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बताते चल रहा हूँ बस। एरावत जो है विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 500 कंप्यूटर में 75वें स्थान पर है। हमारा सुपर कंप्यूटर सीडेक ने जो बनाया है, तो ये विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 500 कंप्यूटर में 75 स्थान पर। मेगाट्रॉपिक्स हमारा एक पुराना उपग्रह है, जिसको इसरो ने, ठीक है, जो धरती की कक्षा में घूम रहा, 2 साल के लिए भेजे थे, 12 साल हो गया था, तो मतलब 2 साल काम करके अभी भी घूम ही रहा था वो। तो अनावश्यक उपग्रह अंतरिक्ष में नहीं रखना चाहिए, तो उसको फिर पकड़ के सेफली लाना पड़ेगा ज़मीन में, नहीं तो कहीं भी आबादी में गिर सकता है वो, कोई सौर तूफान के प्रभाव में आकर। तो उसको लाके इसरो ने आपका प्रशांत महासागर में गिराया है। मेगाट्रॉपिक्स वो उपग्रह है। निराक्षी है, जो समुद्र में जो बारूदी सुरंग होती, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती, उसके ऊपर नज़र रखने के लिए एक टूल बनाया गया है, निराक्षी। और आपका है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000। देखिए, हम जो है, इंसान जो है, अंतरिक्ष के बारे में बहुत जानते हैं, क्योंकि रॉकेट तो यहाँ बस लगाए और सीधे भेज दिया ऊपर। सैटेलाइट है, घूम रहा है उस सन के लिए भी, चंद्रमा के लिए भी, बुध के लिए, शुक्र के लिए, सब का हम लोग कहाँ क्या क्या चीज़ें जान गए। लेकिन समुद्र के अंदर के आज तक हम लोग नहीं जान पाए, 10% नहीं जान पाए जितना अंतरिक्ष के जानते हैं। तो समुद्र के अंदर की जानकारी लेने के लिए 2026 में एक मिशन भेजा जाएगा, मत्स्य 6000, समुद्र के भीतर की जानकारी के लिए। ठीक है, समुद्र के भीतर की जानकारी के लिए एक मिशन भेजा जाएगा। ठीक है, उसको नाम दिया गया है ये। और आपका एक मिलिट्री से रिलेटेड है, मिलिट्री से रिलेटेड लिख लेना, प्रोजेक्ट उद्भव। आपका प्रोजेक्ट उद्भव, आपने अगर बाहुबली मूवी देख रखी है, तो वो जो काल के रास्ता है पार्ट 1 में, उससे निपटने के लिए बाहुबली एक उपाय बताता है, ऑपरेशन त्रिशूल कुछ, मतलब त्रिव्यूह रचना, कुछ 3 जगह से घेरे थे। तो उनके राजगुरु बोलते हैं ये तो एकदम पुराना है, बहुत पुराना है, इसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बोलते हैं पुराना है, इसीलिए वो कालकेरा की सेना नहीं जान पाएगी कि क्या हो रहा है। तो ऐसे ही भारत के ग्रंथों में है ना, भारत के सांस्कृतिक ग्रंथों में बहुत सारी सैनिक गतिविधियों के बारे में लिखा है कि मिलिट्री को कैसे कैसे काम करना चाहिए दुश्मनों पर हमला करने के लिए। तो उस चीज को वापस इंडियन आर्मी वापस सीखना चाह रही है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, जिसका नाम है आपका प्रोजेक्ट उद्भव। ये ध्यान कीजिएगा। फिर भारतीय वायुसेना को
भारतीय वायुसेना को 8 अक्टूबर 2023 को एक नया ध्वज दिया गया है। ठीक है, एक नया फ्लैग दिया गया है। 91 साल का हो गया भारतीय वायुसेना, तो 72 साल बाद नया ध्वज, यानी 21 साल तक जो भी ध्वज चला हुआ उसमें एक ध्वज या दो ध्वज, लेकिन अब 72 साल बाद नया ध्वज मिला है। उसमें हिमालयन ईगल बना हुआ है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो डेप्थ टेक वाले एरिया कुछ कुछ है, कुछ और भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ और भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर एक लिखना आप, विश्व में अभी तक का सबसे गर्म दिन। ठीक है, मैं बहुत सारा मिसलेनियस लिखा रहा हूँ आज। मंथ भी पूछेगा तो जुलाई 2023, पर्टिकुलर एक डेट पूछ देगा तो 4 जुलाई 2023। विश्व में आज तक का, पूरे विश्व का एक एवरेज टेम्परेचर निकलता है सुबह दोपहर रात को मिलाकर, तो 4 जुलाई 2023 वो दिन है जब विश्व में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रहा। और लिखते चलिएगा फटाफट, और लिखते चलिएगा फटाफट। आपका समुद्री शैवाल पार्क है ना, वो लोकेशन वाले में जोड़ दीजिएगा। समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में, समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में, और आपका मैंग्रोव पार्क इस बजट में घोषणा की गई है मैंग्रोव वनों को सुधार के लिए। तो मैंग्रोव पार्क हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, सबसे ज्यादा मैंग्रोव, सबसे ज्यादा वहां पर मैंग्रोव है, तो मैंग्रोव पार्क आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। फिर आपका है एक अंतरिक्ष नीति। भारत की नई विदेश व्यापार नीति भी 2023 की है, और अंतरिक्ष नीति भी 2023 की है। अंतरिक्ष नीति भी 2023 की है। एक लिखना प्राणवायु देवता पेंशन योजना। प्राणवायु कौन देता है हमको? पुराने वृक्ष, 75 साल से पुराने, 75 साल से ज्यादा आयु वाले वृक्षों के लिए, पर्टिकुलर इन्हीं के लिए 2500 रुपए जारी किए जाएंगे। ये एक योजना है जिसके तहत इन वृक्षों को संभाल के रखा जाएगा। किस सरकार की योजना है? तो हरियाणा सरकार। ठीक है, पुराने वृक्ष जो है उनके लिए है ना, पुराने वृक्षों के लिए है। फिर हरियाणा के बारे में एक और चीज नोट कर लेना कि हरियाणा जो है वहां पर एक आरक्षण विधेयक पेश किया गया था कि निजी नौकरियों में भी 75% आरक्षण लोकल लोगों को देना है। ठीक है, लोकल लोगों को देना है। तो ये आर्टिकल 19 का एक्चुअल में उल्लंघन है। तो आर्टिकल 19 का एक्चुअल में उल्लंघन है, तो कोर्ट को गया होगा तो फिर वो रद्द हो गया है। बिहार में 75% आरक्षण दिया गया है, लेकिन वहां पर जातिगत जनगणना के बाद। ठीक है, जातिगत जनगणना भारत में 1931 में हुई थी, उसके बाद नहीं हुई थी। तो बिहार सरकार ने उसको आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण बोल के किया है। उसमें जेंडर रेशियो आया आपका 953, और फिर आपका 75% आरक्षण शिक्षा और नौकरी, इन दो चीज़ों में वो देंगे, उन्होंने ऐसा कहा है। क्लियर? तो फिर वो बिहार का अगर कोई पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पर वो उनके लिए ओबीसी कितना, पिछड़ा वर्ग कितना, उसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग कितना, फिर अनुसूचित जाति कितना, जनजाति कितना, फिर आपका जनसंख्या पॉपुलेशन वाइज कैसा है। तो जैसे नेशनल लेवल पर वैसी ही है ना, सबसे ज़्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन। नेशनल लेवल पर यही है, बिहार के लेवल पर भी यही। तो वो 75% आरक्षण दे रहे हैं अभी, है ना, लेकिन उनके पास प्रॉपर क्या है? सेंसस है, डेटा है। छत्तीसगढ़ सरकार का आरक्षण इसलिए फेल हो गया कि सरकार के पास ऑथेंटिक कोई डेटा नहीं है, उन्होंने बस मान रखा है कि इतनी ओबीसी आबादी है। ठीक है, इसको ध्यान कीजिएगा। इसमें आपका फिर 2-3 चीज बच गया है। स्वयं के इंटरनेट वाला पहला राज्य, केरल। टूरिस्ट अवार्ड, एक टूरिस्ट अवार्ड दिया गया है, वो भी दिया गया है किसको? केरल को। फिर आपका एक जल संसाधन पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा
जल शक्ति पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ जल प्रबंधन वाला राज्य है आपका एमपी। तो बिहार, हरियाणा, केरल, छत्तीसगढ़, एमपी क्योंकि फेमस हो रहा है वो देखते चलिए आप लोग, है ना, वो सब आप लोग देखते चलिए जल पुरस्कार। और फिर है आपका एक डेटा है आपका दुर्घटना का। राष्ट्रीय सड़क मंत्रालय द्वारा एक दुर्घटना का डेटा जारी किया गया है इस साल। तो आपका नेशनल हाईवे पे जो दुर्घटना होती है वो 2.1% पूरे देश में होने वाली दुर्घटना की, है ना। लगभग बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं वर्ष भर में, 12% की वृद्धि भी हुई है। बस आप लोग ध्यान कर लेना, सर्वाधिक दुर्घटना कहाँ होती है, तो जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं के लोग ज़्यादा टकराते हैं, तो यूपी। ठीक है, यूपी। तो प्यारे बच्चों ये है बहुत सारा मिसलेनियस का एरिया, जिसको एक सीक्वेंस में पिरोना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, जिसको एक सीक्वेंस में पिरोना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, है ना, क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। इसके अलावा और भी है कुछ छोटे मोटे, ठीक है, तो वो मैं आपको मैं बोलते चल रहा हूँ। ठीक है, वो बस आपको मैं बोलते चल रहा हूँ, तो वो आप लोग बस नोट कर लीजिएगा, उसके बारे में बस आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2-4 चीज़ें बची होंगी इसमें मिसलेनियस है, तो इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बस छोटी छोटी योजनाएं होंगी कुछ कुछ। ठीक है, मैक्सिमम आपके पास इसमें से सारा आ गया है। सेंगोल के बारे में मैं बता चुका हूँ। सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है आपका अटारी में, ये नोट कर लीजिएगा। सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है आपका अटारी में। फिर है आपका भारत ने मिसाइल से लैस युद्धक पोत INS कृष्णा, ठीक है, एक देश को सौंपा है, वो है वियतनाम। कोरोना ईयर में ये क्वेश्चन आया था, ऐसे ही कुछ सौंपा गया था वियतनाम को, वहां से क्वेश्चन आया था। INS कृष्णा किस देश को सौंपा है, तो वो है आपका वियतनाम। फिर बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए ऑपरेशन फ्लड वॉच ऐप है एक, फ्लड वॉच। फिर ऑल इंडिया रेडियो का नया नाम आकाशवाणी, फिर लोनक झील, ये आपका सिक्किम में है, लोनक झील आपका सिक्किम में है। फिर मेरी माटी मेरा अभियान लिख लिया आप लोगों ने। फिर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इसको चलिए हम लोग पुरस्कार वाले कॉलम में हम लोग नोट कर लेंगे। डेनियल बरेन और अली अबू, ठीक है, इतना मुझको लगता है सफिशिएंट है। और एक सियासी जिला है ना, हम लोगों ने नोट नहीं किया था, जम्मू कश्मीर में जहाँ लिथियम खोजा गया है वो है आपका सियासी जिला। ठीक है, काशी तेलुगु संगम, ठीक है, काशी मतलब उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों को मिलाने के लिए काशी तेलुगु संगम अब हर साल आयोजित किया जा रहा है, तो इस साल बनारस में काशी में हुआ है। और टीबी सम्मेलन एक अगर नोट करना चाहेंगे तो ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए, वो भी बनारस में हुआ। तो चलो प्यारे बच्चों, बहुत सारी चीज़ें आज हम लोगों ने नोट की। इस क्लास को तसल्ली से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और पूरी बिखरी हुई चीज़ें, है ना। मैं कोशिश किया कि मैक्सिमम को मैं बोर्ड पे मैं पढ़ा सकूं, पर फिर भी कुछ ना कुछ इसमें से छूटना था। ठीक है, पर फिर भी कुछ ना कुछ इसमें छूटना था, जो मैंने अभी जो नोट करा है अटारी के बारे में, वियतनाम के बारे में। ठीक है, INS कृष्णा, मिसाइल से लैस युद्धक पोत INS कृष्णा भारत ने वियतनाम को सौंपा है। एक ये अटारी बॉर्डर 2, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, वो फिर काशी सम्मेलन, काशी तेलुगु सम्मेलन, ऐसे ऐसे करके 4-5 जो मिसलेनियस बचे थे उसको लिख लीजिएगा आप लोग, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ। चलो, तो फिर आप उज्ज्वल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, मैं हर साल इसी तरह करंट की क्लासेस दूंगा। आप एग्जाम में अभी बैठिएगा 11 फरवरी को, और आप देखिएगा कि करंट के कितने क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं पढ़ाए हुए। ठीक है, पढ़ने के बाद इसका मैं ऑब्जेक्टिव पेपर भी लूंगा। और अब मैं इस मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है उज्ज्वल एकेडमी नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए। ठीक, एक क्लास और मैं पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं आप लोग का टेस्ट लूंगा। छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में बैठे हो, आप लोग उस पेपर को जरूर दीजिएगा, पेपर को सर्कुलेट भी कर लीजिएगा, मैक्सिमम लोग उसको जरूर सॉल्व करें। ठीक है, पहले थ्योरी पढ़ना है, ठीक है, पहले थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। होता क्या है, हम सीधे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, तो जो आ गया, जो नहीं आया वो नहीं आया। ठीक, जो आ गया सो आ गया, नहीं आया सो नहीं आया, फिर क्या करोगे। तो पहले एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ो। ठीक है, ये चीज़ अगर क्लास आपने अटेंड किया सीरियसली,
तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपसे क्वेश्चन यहाँ के बनेंगे। ठीक है, तो चलो फिर आप सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब अगर नहीं भी कर रहे हैं तो काइंडली इसको अधिक अधिक बच्चों तक पहुँचाने में मेरी मदद जरूर करें। ठीक है, मुश्किल से अभी आपका आज हो गया लगभग आपका 24 तारीख हो गया है, 17 दिन बचे हैं पेपर के लिए, और मैं बोल रहा हूँ कि 17 दिन में भी आपका पूरा करेक्ट हो सकता है। मतलब ये तो खैर ठीक है कि मैं 4-5 फरवरी तक मैं कंप्लीट करा दूंगा, लेकिन क्लासेस अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, ये अब आप बच्चों की जिम्मेदारी है। चलिए, थैंक यू, गुड बाय।